आज की हमारी Welcome back to the बातचीत podcast. भारत के Today we're संविधान discussing के बारे में है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो किसी गाइड बुक से कम नहीं। ये हमें सीधे संविधान सभा की बहसों से लेकर आज के भारत की बुनियाद तक ले जाते हैं। और इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए एक बात साफ होती है, ये सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है। ये एक नए देश के जन्म की कहानी है, उसके सपनों का दस्तावेज है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है संविधान में छिपे इस संतुलन के खेल को समझना। व्यक्ति और राज्य के बीच संतुलन, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन, अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन। हाँ, ये दस्तावेज एक तरह की रस्सी पर चलने जैसा है और आज हम देखेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर चलना कैसे सीखा। चलिए इस रस्सी पर पहला कदम रखते हैं और देखते हैं कि इसकी बुनियाद कैसे रखी गई। शुरुआत करते हैं इसकी जड़ों से। अक्सर लगता है कि संविधान का निर्माण 1947 के बाद मतलब अचानक शुरू हुआ, पर इन फाइलों में एक अलग ही कहानी है। इसकी नींव तो ब्रिटिश राज में ही पड़नी शुरू हो गई थी, छोटे छोटे एक्ट्स के जरिए, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन जो सबसे बड़ा मील का पत्थर था वो था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। हाँ, और ये एक बहुत दिलचस्प बात है। कुछ आलोचक कहते हैं कि हमने 1935 के एक्ट की नकल कर ली, क्योंकि हमारे संविधान का आप देखिए लगभग 2/3 हिस्सा वहीं से लिया गया है। अच्छा। लेकिन असल में हमारे निर्माताओं ने एक कॉलोनियल कानून के ढांचे को एक आज़ाद लोकतांत्रिक देश की ज़रूरतों के हिसाब से पूरी तरह बदल दिया। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था, ये एक तरह का कानूनी जुगाड़ था, वो भी बेहतरीन वाला। कानूनी जुगाड़, ये अच्छा कहा। तो असली काम शुरू हुआ कैबिनेट मिशन प्लान के बाद 1946 में, जब संविधान सभा बनी। और ये सभा कोई छोटी मोटी कमेटी नहीं थी, ये अपने आप में एक छोटा भारत थी। बिल्कुल। शुरुआत में 389 सदस्य थे जो देश के हर कोने और हर समुदाय से आए थे। और उनकी मेहनत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस काम में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। ये कोई आसान सफर नहीं था। देश का बंटवारा हो रहा था, दंगे हो रहे थे, और इन सब के बीच ये लोग एक ऐसे भारत का सपना बुन रहे थे जो सबको साथ लेकर चल सके। इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। हम सब जानते हैं कि संविधान बनने में लगभग 3 साल लगे, पर यह आंकड़ा देखिए, इस दौरान संविधान के ड्राफ्ट पर 7,635 संशोधन प्रस्तावित हुए। 7,000 से ज्यादा? हाँ, और उनमें से 2,473 पर बाकायदा बहस हुई। ये दिखाता है कि हर एक शब्द, हर एक कॉमा पर कितनी दिमागी कुश्ती हुई होगी। बिल्कुल। और इस पूरी कुश्ती के मुख्य रेफरी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनका काम सिर्फ लिखना नहीं था, बल्कि अलग अलग विचारों के बीच एक सहमति बनाना था। इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। एक और दिलचस्प बात जो इन दस्तावेजों से निकलती है वो है लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन। हाँ, इस पर भी अक्सर बहस होती है। कुछ लोग इसे उधार का थैला कहते हैं। क्या ये सही है? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने किसी की नकल नहीं की है। हमने दुनिया भर के बेहतरीन विचारों को भारतीय मिट्टी और यहाँ की जरूरतों के हिसाब से ढाला है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए, पर उन पर भारत की एकता और सुरक्षा के लिए कुछ सीमाएं भी लगाईं। हमने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली, पर ब्रिटेन की तरह हमारा राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत राजा नहीं, बल्कि एक चुनावा राष्ट्रपति है। अच्छा। तो ये नकल नहीं, बल्कि एक बहुत ही समझदारी भरी कारीगरी थी। तो ये तो हुई संविधान की आत्मा यानी प्रस्तावना की बात। लेकिन एक आत्मा को काम करने के लिए एक शरीर भी तो चाहिए। वो शरीर क्या है? वो है इसका ढांचा, इसकी बनावट, जो बताती है कि सरकार चलेगी कैसे और शक्ति किसके पास कितनी होगी। बहुत सही ट्रांजिशन है ये। प्रस्तावना अगर क्यों का जवाब देती है, तो संविधान का बाकी हिस्सा कैसे का जवाब देता है। मूल रूप से इसे 22 भागों, 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों में बांटा गया था। और अब तो ये बढ़ गए हैं? हाँ, अब तो ये बढ़कर लगभग 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गए हैं। सुनने में ये बहुत सारे नंबर लगते हैं, पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत साफ है, शक्ति का बंटवारा, ताकि कोई एक व्यक्ति या संस्था तानाशाना बन जाए। इसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। सरकार के 3 मुख्य अंग हैं। विधायिका यानी लेजिस्लेचर, जो कानून बनाती है, हमारी संसद। हाँ, फिर कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जो उन कानूनों को लागू करती है, यानी सरकार,
और न्यायपालिका जुडिशरी जो कानूनों की व्याख्या करती है और विवादों को सुलझाती है। हमारे कोर्ट्स। जी, और ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं। और शक्ति का एक और बंटवारा है जो भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए शायद सबसे जरूरी है, केंद्र और राज्यों के बीच का बंटवारा। सही बात है। 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियों का जिक्र है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वो इसी संतुलन को साधती हैं। बिल्कुल, ये हमारे संघीय ढांचे की रीढ़ है। संघ सूची यूनियन लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, रेलवे। इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है। फिर है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें स्थानीय महत्व के विषय हैं, जैसे पुलिस, खेती, साफ सफाई। इन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और फिर आती है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, ये वो लिस्ट है जहां दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, शादी, तलाक। लेकिन यहां हमेशा एक टकराव की गुंजाइश रहती है। अगर किसी मुद्दे पर केंद्र और राज्य दोनों के कानून अलग-अलग हों तो क्या होता है? उस स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। और यहीं पर वो संतुलन वाली बात आती है। हमारा संविधान राज्यों को बहुत स्वायत्तता देता है, लेकिन साथ ही एक मजबूत केंद्र भी सुनिश्चित करता है ताकि देश की एकता बनी रहे। का बनाकर छोड़ देगा, लेकिन बंटवारे की त्रासदी और उस समय की अस्थिरता को देखते हुए ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि देश को एक साथ रखने के लिए एक मजबूत केंद्र जरूरी है। अच्छा। इसे सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया, जहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय राष्ट्रीय हित में केंद्र का होगा। चलिए, अब संविधान के उस हिस्से पर आते हैं जो सीधे हम जैसे आम नागरिकों से जुड़ा है और शायद सबसे जरूरी है। भाग 3, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। दस्तावेजों में इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये क्या है? मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड में राजा और उसके सामंतों के बीच हुआ एक समझौता था, जिसने पहली बार राजा की शक्तियों पर लगाम लगाई। हमारे मूल अधिकार भी यही काम करते हैं। ये वो अधिकार हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं और जिन्हें सरकार भी आसानी से छीन नहीं सकती। बिल्कुल, ये नागरिक को राज्य की मनमानी के खिलाफ एक ढाल देते हैं। और इनमें से कुछ तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, जैसे अनुच्छेद 14 जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, या फिर अनुच्छेद 19 जो हमें आवाज देता है, बोलने की, लिखने की, सरकार से असहमत होने की आजादी। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे लिए जो सबसे शक्तिशाली है वो है अनुच्छेद 21, जीने का अधिकार। सुनने में बहुत सीधा लगता है ना? बिल्कुल सीधा लगता है, पर ये सीधा है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक जादुई पिटारे की तरह बना दिया है। आपके साफ हवा में सांस लेने का अधिकार, आपकी निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार, सोने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, ये सब कुछ इसी एक अनुच्छेद से निकला है। वाह! ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ अनुच्छेद है जो समय के साथ और बड़ा होता जा रहा है। और अगर सरकार इस पिटारे को बंद करने की कोशिश करे तो, अगर हमारे इन अधिकारों का हनन हो तो हम क्या कर सकते हैं? यहीं पर संविधान का सबसे बड़ा सेफ्टी वॉल्व आता है, अनुच्छेद 32। ये खुद एक मूल अधिकार है जो हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का हक देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आत्मा और हृदय? हाँ, क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे शब्द रह जाते हैं। हमारी न्यायपालिका इन अधिकारों की असली संरक्षक है। लेकिन अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी आते हैं। इन दस्तावेजों में एक दिलचस्प बात यह है कि मूल संविधान में नागरिकों के लिए कोई कर्तव्य नहीं थे। इन्हें बाद में जोड़ा गया। हाँ, इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। वो आपातकाल का दौर था और महसूस किया गया कि लोग अपने अधिकारों को लेकर तो बहुत सजग हैं, पर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं। तो भाग 4 में 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जैसे कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देश की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना। एक तरह से ये हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने की याद दिलाते हैं। बिल्कुल, अधिकार हमें शक्ति देते हैं तो कर्तव्य हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं। एक आदर्श लोकतंत्र के लिए ये संतुलन बहुत जरूरी है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो हमने अधिकारों और कर्तव्यों का संतुलन समझ लिया। अब देश के टॉप लेवल पर चलते हैं। मुझे हमेशा ये कंफ्यूजन रहा है, हम राष्ट्रपति को देश का प्रमुख कहते हैं,
हर जगह उनकी तस्वीरें होती हैं, 21 तोपों की सलामी उन्हें मिलती है, लेकिन सारे फैसले प्रधानमंत्री लेते हैं। तो फिर राष्ट्रपति का असली पावर क्या है? क्या वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि भारत ने ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाई है। अमेरिका की तरह अध्यक्षीय प्रणाली प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं। अच्छा। तो हमारे यहाँ 2 तरह के प्रमुख हैं, एक संवैधानिक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो राष्ट्रपति हैं, और दूसरे वास्तविक कार्यकारी प्रमुख रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो प्रधानमंत्री हैं। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। आसान भाषा में देश राष्ट्रपति के नाम पर चलता है, पर देश को चलाते प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद है। अनुच्छेद 74 साफ कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसी सलाह के अनुसार काम करेंगे। तो रबर स्टैम्प शब्द थोड़ा कठोर है, पर हाँ, पर यह सच है कि असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास ही है। राष्ट्रपति एक पिता या संरक्षक की तरह हैं जो घर के मुखिया तो हैं, पर रोजमर्रा के फैसले घर के मैनेजर यानी प्रधानमंत्री लेते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री की भूमिका ही सबसे अहम है। उनकी नियुक्ति कैसे होती है और उनकी शक्तियां क्या हैं? राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। एक बार नियुक्त होने के बाद प्रधानमंत्री ही सरकार की धुरी बन जाते हैं। अपनी कैबिनेट बनाना, मंत्रियों को मंत्रालय बांटना, सरकार की नीतियां तय करना और राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच एक पुल का काम करना। जी, ये सब उन्हीं की जिम्मेदारी है। और यहीं पर सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत आता है, जिसके बारे में स्रोतों में जिक्र है। ये क्या चीज है? इसे ऐसे समझिए, ये एक साथ तैरेंगे या एक साथ डूबेंगे वाला सिद्धांत है। पूरी मंत्री परिषद एक टीम की तरह है। अगर संसद को लगता है कि टीम का कप्तान यानी प्रधानमंत्री या कोई एक खिलाड़ी भी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पूरी टीम को ही मैदान से बाहर कर सकती है। मतलब किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। मतलब किसी एक ही गलती की सजा पूरी सरकार को मिलती है। बिल्कुल, यही जवाबदेही है। ये सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सरकार हमेशा चौकन्नी रहे और संसद यानी जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे। ये संसदीय लोकतंत्र का सबसे मजबूत पहलू है। तो आज की इस गहरी बातचीत से एक बात तो साफ है, भारतीय संविधान सिर्फ कानूनों का एक सूखा हुआ संग्रह नहीं है। ये एक जीता जागता दस्तावेज है जो एक राष्ट्र के आदर्शों, उसकी बनावट और उसके नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाता है। हमने देखा कि कैसे दशकों के ऐतिहासिक संघर्ष, गहन विचार विमर्श और दुनिया भर के अनुभवों से सीखकर यह अस्तित्व में आया, और कैसे ये शक्तियों के बंटवारे, नागरिकों की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने का एक शानदार प्रयास है। आखिर में एक सवाल जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मेरे मन में घूम रहा है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। ये सोचने वाली बात है कि एक दस्तावेज जो देश की नींव रखता है, उसे समय के साथ बदलने की क्षमता देना कितना जरूरी है। लेकिन इस शक्ति के क्या संभावित खतरे हो सकते हैं? ये लचीलापन और मजबूती के बीच सही संतुलन कैसे बनाए रखता है?